बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। ये जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे एडजस्ट होती हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन था एक स्टूडेंट का। एक तो जो है ना स्टूडेंट्स, उनको इशू था यहाँ पर कि उनको सही समझ नहीं आई ये पोलीमराइजेशन और डीपोलीमराइजेशन। तो मैं यहाँ से बताता चलूँ कि जो एक साइड है जिस पे लिखा है पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉजिटिव लिखा है इस पॉजिटिव साइड को हम बोलेंगे, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन होगी। मींस इसका मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं जब ये मिल मिल के एक लंबी ट्यूब बनाता जाएगा, तो मतलब पॉलीमराइजेशन हो रही है, यानी पॉलीमर जुड़ते जा रहे हैं। और डीपॉलीमराइजेशन यानी कि डी मतलब निकल जाना, एग्जिट। तो इसी साइड पर ही, पॉजिटिव वाली साइड पर ही डीपॉलीमराइजेशन होगी, ठीक है। तो जब पॉलीमराइजेशन होगी तो ये जो ट्यूब है ये सारी ट्यूब लंबी हो जाएगी, और जब डीपॉलीमराइजेशन होगी तो ये ट्यूब छोटी होती जाएगी, और ये जो यानी क्रोमोसोम है, फिर ये वाला क्रोमोसोम एनाफेज पर साइड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब एनाफेज पर साइड की तरफ जाना शुरू होता है तो इट मीन्स तब डीपॉलीमराइजेशन हो रही होती है। और जब मेटाफेज पर वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेटाफेज की तरफ बढ़ रही होती हैं, मतलब वो भी सेंटर की तरफ जा रही होती हैं, तब तब वो पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट रह गया था। नेक्स्ट है हमारे पास सेल साइकिल का कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक है, और बहुत कम्प्लेक्स भी है थोड़ा, तो हम इसमें देखेंगे। तो ये सेल ये जो सेल साइकिल कंट्रोल है, तो कंट्रोल के हवाले से इसमें 3 चेक पॉइंट्स हैं। एक G1 चेक पॉइंट है, एक G2 चेक पॉइंट है, और एक M चेक पॉइंट है। M और G2 को चेक पॉइंट को हम ट्रांजिशन चेक पॉइंट भी बोलते हैं, ये पॉइंट लिख लें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन चेक पॉइंट। ये दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं ट्रांजिशन चेक पॉइंट, एम को और जी को, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ट्रांजिशन चेक पॉइंट। तो G1 पर एक चेक पॉइंट है, ये देखें G1 चेक पॉइंट, एक G2 चेक पॉइंट और एक M चेक पॉइंट। अभी ये G1 चेक पॉइंट आप गौर कर रहे हैं कि यहाँ पे G जो है ना, G1 फेज एंड हो रही है, यहाँ पे G1 फेज एंड हो रही है। तो G1 फेज जब एंड होने वाली है तब एंड के करीब ये चेक पॉइंट आता है। तो याद रखना इस डायग्राम से इसको, कि G1 चेक पॉइंट कब आता है, एंड जब G1 फेज एंड होने वाली होती है उसके करीब। और भी चेक पॉइंट्स होते हैं, एस फेज में भी होता है, ठीक है, एम में भी है चेक पॉइंट, G2 में भी है। ये तो मेजर हैं सिर्फ जो यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी चेक पॉइंट्स हैं क्या, ये क्या चीज़ है आखिर चेक पॉइंट, देखना चाहें कि ये चीज़ क्या है, तो इसका मतलब है कि हम देखें कि इसके अंदर सिस्टम क्या है। तो चेक पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है कि क्या G1 फेज के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए थी क्या वो बन चुकी हैं, और क्या G2 फेज के अंदर जो जो चीज़ें चाहिए थी क्या वो बन चुकी हैं, क्या एस फेज़ में जो जो चीज़ें चाहिए थी क्या वो सारी बन चुकी हैं। मतलब हर वो चीज़ जो अगली फेज़ में चाहिए तो डेफिनेटली वो पहले से तैयार की जाएगी। तो पहले से जो तैयारी है, प्रेपरेशन है, वो क्या कंप्लीट हो गई है, इस चीज़ को चेकिंग करना, इसको बोलेंगे चेक पॉइंट्स। और इनको चेक कौन करता है वो हम आज पढ़ेंगे, और वो किस किस स्टेज पे चेकिंग होती है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। देखिए ना, सेल की ज़िंदगी मौत का सवाल है ये। अगर तो कहीं मामला ख़राब हो गया तो सेल की डेथ हो जाएगी, बेचारा मर जाएगा। तो इसलिए भाई यहाँ पे हमने बहुत ही चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखना है, तो अब हमने यही देखना है। टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स की 3 टाइप्स हमारे पास, G1 चेक पॉइंट है, एस चेक पॉइंट है, और G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट है। अच्छा, मैंने अभी पहले भी बताया है कि G1M ट्रांजिशन चेक पॉइंट जो है वो कौन सा होता है, ये तकरीबन मेटाफेज पे जाकर शो होता है। यानी कि मेटाफेज पे हमने चेक करना होता है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हर एक के साथ प्रॉपर अटैच हो चुकी हैं, ठीक है। वो जो हमने देखा था किन किन तरीक़ों से माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं, वो सारी अटैचमेंट की टाइप्स पड़ी थी। क्या कोई ऐसी तो नहीं है जो गलत अटैच हो गई है। तो इस तरह G2M ट्रांजिशन चेक पॉइंट पे वो चेकिंग होगी। एस चेक पॉइंट पे ये चेक होगा कि एस पॉइंट पे, यानी कि एस फेज़ में क्या क्या बन रहा है, G1 फेज़ में क्या क्या बन चुका है, और आगे हमें क्या क्या चाहिए, जो आगे हमें चाहिए क्या वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं।
तो ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो अब हम इनको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो ये जो कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने वही बात जो आपको पहले बता दी वो इस स्लाइड में लिखी हुई है कि G1 चेक पॉइंट क्या करता है, यानी कि डिसाइड करता है कि वेदर और नॉट सेल विल डिवाइड, क्या ये सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ये चेक पॉइंट ये डिसाइड करेगा। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि कि वो कौन सा चेक पॉइंट है जो जो प्रॉपरली ये डिसाइड करता है, तो वो G1 चेक पॉइंट है। इसमें और भी एमसीक्यूज आएंगे, ज़रा मैं आपको वो भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन किए गए हैं इस आज के टॉपिक में से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। इसके बाद है यानी एस चेक पॉइंट। क्योंकि एस फेज़ में जो होते हैं डीएनए सेंसिस होती है, तो हमने यही चेक करना है इसके अंदर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर जो वर्क कर रहे हैं, तो वो यही चेक करते हैं क्या डीएनए प्रॉपर बना है, क्या डीएनए डैमेज तो नहीं है। डीएनए डैमेज होना या कोई ऐसे मामला हो तो फिर वो सेल मज़ीद डिवाइड नहीं करेगा। माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट है एक, यानी कि वही बात है कि वो क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं माइटोटिक मतलब प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पर या नहीं, या कैसे हुए हैं, वो सारी बात चेक की जाएगी। इस पर फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब देखिए ज़रा ग्रोथ हार्मोन, हाँ हम कहते हैं जब ग्रोथ हार्मोन होता है तो सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है। तो ये कैसे डिवाइड करता है, एक्चुअली ये चेक पॉइंट्स वो जो फैक्टर्स हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ये ही हैं वो उस पर असर करते हैं। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द सेल साइकिल। प्लीज नोट इट, हाउ ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द सेल साइकिल। अच्छा, ये टॉपिक इंतहाई लेंथी है ये टॉपिक। ठीक है, ये जो सेल साइकिल वाला है, तो मैं यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ा रहा हूँ, तो काइंडली मज़ीद डिटेल में जाइए इसके, ताकि आपको मज़ीद इसमें जो है ना क्लियरेंस मिल सके। और ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर क्या है, म्यूटेशन, यानी कि अगर सेल के अंदर म्यूटेशन होगी या कोई चेंजेस आ गए तो भी चेक यानी कि चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। ये एग्जांपल दे रहा हूँ म्यूटेशन की, अंदर और भी एग्जांपल आ सकती हैं। डीएनए म्यूटेशन के अलावा क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रॉपर नहीं जुड़ी, वो भी आ सकती है चीज़। यानी कि अगर सेल के अंदर कोई भी मामला हो रहा है तो वो हम कहेंगे इंटरनल फैक्टर है, अगर कोई सेल से बाहर से सिग्नल कोई आ रहा है तो वो बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। यहाँ पे रेगुलेशन, ये जो चेक पॉइंट्स की रेगुलेशन है ये दो तरह से होती है। चेक पॉइंट्स होप्स तो समझ आ गई होगी, चेक पॉइंट्स यानी कि एक फेज़ है, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ G1 फेज़ की। G1 फेज़ है, उस G1 फेज़ के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे। वो मॉलिक्यूल्स जब इस तरह वर्क करेंगे कि वो चेक करेंगे क्या G1 फेज़ के अंदर जो जो चीज़ें बनानी थी वो बन गई। तो जब ये चेक की जाएगी तो हम बोलेंगे G1 चेक पॉइंट। फिर आगे एस फेज़ में भी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे, तो आगे जाके आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये लेक्चर सारा सुन के आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये चेक पॉइंट्स हैं क्या चीज़। असल में ये चेक पॉइंट्स बताते खुद कुछ नहीं है, हमने एक पूरी फेज़ का नाम रखा हुआ है चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट के अंदर कई प्रोटीन्स, कई फैक्टर्स, कई इंजाइम्स, कई मतलब इस सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स वर्क करते हैं। इंतहाई कम्प्लेक्स सिस्टम है ये एक। तो इसमें क्या है, एक है पॉजिटिव रेगुलेशन और एक है नेगेटिव रेगुलेशन। यानी कि चेक पॉइंट्स की दो तरह से, यानी कि वो जो फैक्टर्स हैं जो चेक करते हैं सेल साइकिल आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, माइटोसिस कंटिन्यू की जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो दो तरह से होती है, एक पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। तो आप लोगों ने गौर करनी है, मेरे इस लेक्चर में ही आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन सा पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा नेगेटिव फैक्टर चल रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन की एक एग्जांपल। अब ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ। ये जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है ये कैसे वर्क करती है, वर्किंग बताने को। ये साइक्लिन एक है प्रोटीन, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, काइनेजिस ASE आ गया तो मतलब ये एक इंजाइम है। अब ये काइनेज इंजाइम जहाँ पर आ जाए तो काइनेज का मकसद होता है फॉस्फोरिलेशन करवाना, मींस फॉस्फेट की एडिशन करवाना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाना, इसका मकसद ये होता है। अब ये साइक्लिन अकेली बेचारी कुछ नहीं कर सकती, ये CDK भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं। इसको कहते हैं CD यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये काइनेज ऐसा है जो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है, ये है साइक्लिन, ये इस पे डिपेंडेंट है।
ठीक है, सी डी के साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। अब ये साइक्लिन इसके साथ जुड़ेगी तो ये सी डी के काइनेस एक्टिव हो जाएगा, फिर अपने साथ एक फास्फेट को जोड़ेगा, फास्फेट को फिर आगे कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक टारगेट प्रोटीन के पास। अच्छा, ये जो टारगेट प्रोटीन है ये वाली, ये जो है टारगेट प्रोटीन, ये जो टारगेट प्रोटीन है, इस ये टारगेट प्रोटीन आगे जाके मज़ीद सेकंड मैसेंजर सिस्टम का काम करेगी। ये जिस बच्चे को, जिस जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या है, तो काइंडली वो पहले फिर जाके सेकंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ ले, ताकि उसको पता हो कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम है क्या। ठीक है जी। तो ये जो टारगेट प्रोटीन है ये आगे जाके सेकंड सिस्टम का काम करेगी, मतलब कि ये डीएनए में फिर यानी कि न्यूक्लियस में जाएगी, जाके डीएनए को ट्रिगर करेगी और उससे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन सेल के मज़ीद केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये साइक्लिन सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, ये देखिए साइक्लिन डी भी है एक, ठीक है, ये साइक्लिन डी है, ये साइक्लिन एक है, साइक्लिन ई, ये साइक्लिन ए, इस तरह साइक्लिन बी। तो ये इसमें आप इनकी कंसंट्रेशन देख सकते हैं। साइक्लिन डी जो है ये G1 से स्टार्ट होती है, ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे सेल कंटिन्यू होता रहता है, सेल डिवीजन कंटिन्यू रहती है, साथ ही ये माइटोसिस के एंड पर ये एंड हो जाती है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, जो डी वाली है शुरू में थोड़ी होती है, फिर जैसे जैसे होती है वो डी, ठीक है, तो वो फिर एंड हो जाती है। ई वाली जो है ये G1 फेज़ में स्टार्ट होती है, और जो एस फेज़ में मैक्सिमम, फिर एस फेज़ के एंड पे ये ख़त्म हो जाती है, ई वाली। ठीक है, तो जो ए है ये G1 फेज़ से शुरू होती है और माइटोसिस तक जाती है, ये लेकिन G1 फेज़ के एंड से स्टार्ट होती है, याद रखना एंड से स्टार्ट हो रही है। तो इस ग्राफ में अगर आप चाहें तो ये चारों याद कर लें, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हाव नाव तो रहेगी कि साइकिल सिर्फ एक तरह की नहीं होती, इतनी किस्म की हैं और हर एक का अपना एक वर्क होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए एक है नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव यानी कि रेगुलेशन जो है ये कैसे होती है। अब यहाँ पर है आरबी, एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, एक ये, एक P53 और P21, ये तीनों ऐसी हैं जो कि नेगेटिव रेगुलेशन करती हैं। अब मुझसे इसी के बारे में पूछा गया था, P53 के बारे में, इंटरव्यू के अंदर P53 के बारे में पूछा गया था कि साइक्लिन के अलावा और कौन सी प्रोटीन है जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने रेगुलेट वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो याद रखना रेगुलेशन कह लें या कंट्रोल कह लें वो एक ही चीज़ है तकरीबन, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो P53 ये अलग से एक प्रोटीन है, ये 53 का मतलब है ये इसका इसका मोलेकुलर वेट है। ठीक है, यानी कि 53 डाल्टन इसका वेट है और इसका 21 डाल्टन वेट है। अगर कोई MCQs ऐसा आ जाए कि P53 का मोलेकुलर वेट कितना है, तो वो 53 डाल्टन है, क्वेश्चन के अंदर ही जवाब है। अब ये नेगेटिव रेगुलेशन कैसी है, अगर तो ये जो आरबी प्रोटीन है ये फॉस्फोरिलेटेड रहेगी तो ये इनएक्टिव होगी, तो ये फिर E2F2 फैक्टर के साथ नहीं जुड़ेगी, तो वो फैक्टर फिर फ्री होगा। जब वो फ्री होगा तो वो डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करवा देगा और इस तरह जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसी प्रोटीन है जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब इसकी फॉस्फोरिलेशन से ये इनएक्टिव होती है। जबकि अभी हमने जो पीछे पढ़ी थी ये साइक्लिन, जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हुई थी तो ये एक्टिव हो गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन और उसको बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, समझ आ गई पॉजिटिव नेगेटिव की। इसमें नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आरबी की जब फॉस्फोरिलेशन हो रही है तो ये क्या हो रही है, इनएक्टिव हो रही है, और वो जब साइक्लिन की जब फॉस्फोरिलेशन हो रही थी तब वो एक्टिव हो रही थी। ठीक है जी।
तो ये जो RB है और P53 और P21 ये तीनों के तीनों क्या हैं, नेगेटिव रेगुलेशन से वर्क करते हैं इसी तरह। तो ये फास्फेट कहाँ से आया है, अब ये सेल के अंदर ही है, ठीक है। वो जब G1 फेज़ में, G2 फेज़ में सेल ऑर्गेनेलिज वगैरह बढ़ाई जा रही हैं, सेल कंटेंट बढ़ाया जा रहा है, तो उस वक्त फास्फेट ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर। तो फास्फेट जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फास्फेट फिर इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ के फिर इसको इनहिबिट करेगा, और ये फैक्टर, ये जो E2F फैक्टर है, ये फैक्टर फिर आज़ाद हो जाएगा। और जब ये आज़ाद होगा तो अनफॉस्फोरिलेटेड RB क्या है, वो बाइंड कर जाती है फिर इसके साथ, जिससे क्या होता है, फिर वो जो DNA का जीन एक्सप्रेशन है वो हो जाता है, ठीक है जी। ये काम होता है। नेक्स्ट है P53 और P21 के बारे में भी बताता चलूँ, क्योंकि ये मुझसे क्वेश्चन हुआ था, इसलिए मैं आपको ये शेयर लाजमी करूँगा। तो इफ़ ये इसमें मैंने डिटेल बताई हुई कि ये दोनों कैसे कंट्रोल करते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया है हमने, यानी कि अरबी के बारे में तो पढ़ लिया है, तो P53 P21 के बारे में भी पढ़ लें। तो इफ़ द DNA कैन नॉट बी रिपेयर्ड, हाँ जो मैं अभी पहले बात कर रहा था, एस फेज़ में अगर DNA रिपेयर नहीं हुआ प्रॉपर, DNA प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं हो सका, G1 फेज़ के अंदर DNA के कंटेंट्स बनने थे, न्यूक्लियोटाइड्स बननी थी, वो प्रॉपर नहीं बन सकी, तो फिर क्या है, P53 क्या करवाएगा, सेल को ट्रिगर करेगा एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है। P53 का ये काम है, ये साइक्लिन का काम नहीं है, ये P53 का काम है, प्लीज़ इसको याद रखना है, ठीक है। और मैं अब आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हाउ P53 कैन ट्रिगर एपेप्टोसिस, ये कैसे ट्रिगर करता है, ये आप लोगों ने अब मुझे सर्च करके ग्रुप में या कमेंट्स में जैसे भी आपने मुझे ये बताना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो ये सेल्फ सुसाइड करवाता है और फिर बाद में यानी कि डुप्लीकेशन, अगर डैमेज क्रोमोसोम हो तो उससे, ताकि बचा जा सके। P53 लेवल जो होता है जब राइज होता है, साथ ही P21 भी ट्रिगर हो जाता है फिर, यानी कि P21 जो है, जो P21 है वो डिपेंड करता है P53 पर, ठीक है, वो डिपेंड करता है P53 पर। तो P21 ट्रिगर हो गया जब, तो P21 क्या करेगा, इन्फोर्स करेगा सेल साइकिल को और उसको डिक्टेट करेगा कि भाई अब बस कर दो, अब मज़ीद आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे तो मामला ही ख़राब हुआ पड़ा है। तो वो सारी डिक्टेशन जो है वो कौन देगा, वो P21 देगा। मतलब ये कहने का है, P53 जो है, P53 जो है वो कंट्रोल करता है P21 को, ठीक है। और P21 जो है वो आगे कंट्रोल करेगा साइक्लिन को, ठीक है। तो इस तरह, तो P53 जो है ये साइक्लिन वगैरह इनहिबिट हो जाती हैं, कम्प्लेक्सेस इनहिबिट हो जाती हैं। तो वो जो कम्प्लेक्स जब इनहिबिट होता है, आपको पता है साइक्लिन कम्प्लेक्स अगर इनहिबिट हो गया तो सेल साइकिल भी नहीं चल सकेगा। अब साइक्लिन से सेल साइकिल कैसे नहीं चलेगा, क्योंकि साइक्लिन जो है आपने अभी भी देखा है, वो एक एक टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करती थी, याद है, अभी हमने देखा है। तो वो साइक्लिन जब टारगेट उसको फॉस्फोरिलेट नहीं कर पाएगी, तो वो टारगेट प्रोटीन आगे जाके सेकंड मैसेंजर सिस्टम का काम नहीं करेगी, मैसेज नहीं लेके जाएगी न्यूक्लियस तक, तो वो न्यूक्लियस तक मैसेज नहीं जाएगा और वो सेल फिर डिवाइड भी नहीं करेगा। एज अ सेल इज एक्सपोज टू मोर स्ट्रेस, अगर सेल बहुत से स्ट्रेस की तरफ एक्सपोज हो, हायर लेवल ऑफ P53 एंड P21 accumulate, making it less likely that the cell will move into the S phase। तो फिर P53 और P21 ज़्यादा जमा हो जाते हैं और वो सेल भी फिर एस फेज़ की तरफ इतना मूव नहीं करता। मतलब इसका ये है कि ये दोनों वर्क करते हैं G1 फेज़ में। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें प्लीज़, P53 और P21 दोनों G1 फेज़ चेक पॉइंट में वर्क करते हैं। यानी कि G1 फेज़ चेक पॉइंट क्या है, इट्स एक्चुअली वर्किंग ऑफ P53 एंड P21, ओके। P53 और P21 की अगर वर्किंग को स्टडी कर रहे हैं तो मतलब हम कहेंगे G1 फेज़ का चेक पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि G1 फेज़ में चेकिंग कौन कर रहा है, P50, यानी कि ये दोनों पुलिस वाले हैं कह लें, जो कि एक वो जो पहली मेरी थी तस्वीर उस पर फिर से ले जाएं, वो जो बैरियर रखा हुआ है, ये वहाँ बैरियर पे बैठे हुए हैं ये दो पुलिस वाले,
तो ये G1 फेज़ वाले बैरियर पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि ये वो जो साइक्लन, फिर RB, P53, P21 के अलावा जो हैं कुछ इस तरह के कम्प्लेक्सेस, कुछ इस तरह के प्रोटीन्स हैं जो कि सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, जिसमें एक है सैक और CPC प्रोटीन। ये जो सैक और CPC हैं, ये दोनों जो हैं, ये असल में है क्या, सैक एक्चुअली है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट यानी कि ये चेक करेगा क्या वो जो हमने कल वाले लेक्चर में, लास्ट टाइम लेक्चर में किया था, क्या ये जो मोनोटैलिक है और यह सिंटैलिक एरर तो नहीं है कहीं। अब ये मोनोटैलिक सिंटैलिक एरर क्या है, ये आप लोग अब मुझे बताएंगे, ये मैं नहीं अब बताऊंगा, क्योंकि हम ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, मोनोटैलिक और सिंटैलिक। ठीक है, अगर नहीं समझ आई इसकी तो आप फिर से वो लेक्चर दोबारा देखें, क्योंकि वो आपको फिर याद नहीं है। तो मोनोटैलिक और ये सिंटैलिक एरर जो है, ये जो है इसको चेक करने के लिए ये सैक यानी स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट ये वाला काम करता है। सिंटैलिक एंड मीरोटैलिक जो है क्रोमोसोम अटैचमेंट आर करेक्टेड थ्रू द एक्शन ऑफ, यानी क्या है, अरूरा। ये जो अरूरा बी प्रोटीन काइनेज, ये सिंटैलिक और मीरोटैलिक क्रोमोसोम के अटैचमेंट को मतलब क्या करेगा, चेक करेगा। याद है मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि एम फेज़ पे भी एक चेक पॉइंट होता है। तो स्टूडेंट्स यही हैं एम फेज़ वाले पुलिस वाले। ठीक है जी, यही हैं वो पुलिस वाले जो एम फेज़ पे बैठे हैं, मेटा फेज़ पे बैठे हैं कि भाई आ जाओ ज़रा हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, आओ ज़रा कौन किसके साथ अटैच हो रहा है, कौन किसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो रही है, क्या हर कोई माइक्रोट्यूब्यूल अपना प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये वही हैं। अगर सिंटैलिक और मोनोटैलिक है तो उसको कौन चेक करेगा, सैक करेगा। अगर तो है कौन कौन सा, एक है सिंटैलिक और मीरोटैलिक, अगर ये वाले हैं तो उनको ये वाली प्रोटीन कौन सी, एक है ये यानी कि अरोरा बी प्रोटीन काइनेज, ये चेक करेगी विच फार्म्स ये। अच्छा, ये जो अरोरा बी प्रोटीन काइनेज है, ये क्या करती है, ये एक पूरा क्रोमोसोमल पैसेंजर कम्प्लेक्स बनाती है, यानी कि इसमें और भी कई तरह के प्रोटीन साथ में मिलती हैं, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था ये एक बाकायदा कम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे शायद मैं कुछ ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, ये इतना मैं डीप नहीं जा रहा, ये इतना आपको पता होना चाहिए, इतनी आपको समझ होनी चाहिए सेल साइकिल के कंट्रोल की, कि वो जो G1 फेज़ चेक पॉइंट है उसमें कौन सा वर्क करता है, P53 P21 एस फेज़ में कौन सा वर्क करता है, और फिर बाद में वो जो M फेज़ में या G2 वाली फेज़ जो M फेज़ है या मेटा फेज़ प्लेट पे जो है वो कौन सा चेक पॉइंट है, कौन से पुलिस वाले वो वर्क करती हैं। कम अज़ कम MCQ जब सामने आ जाता है तो अगर कोई वर्ड पढ़ा हो तो बंदे गौर से पढ़ा हो अगर, तो बंदे के माइंड में आ जाता है कि ये वाला वर्ड मैंने पढ़ा हुआ था। तो ये जो ना क्रोमोसोमल पैसेंजर कम्प्लेक्स है अलोंग विद इनर सेंट्रोमियर प्रोटीन, ये इनर सेंट्रोमियर प्रोटीन, एक ये प्रोटीन, एक ये जो क्या कहते हैं अरोरा बी प्रोटीन काइनेज, और फिर सर्वाइवन प्रोटीन, और फिर ब्रोलियन प्रोटीन, ये सारी की सारी प्रोटीन्स मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल पैसेंजर कम्प्लेक्स। पैसेंजर किसे बोलते हैं, मुसाफिर को, यानी कि ये एक ऐसा पैसेंजर सिस्टम बन गया, ये एक ऐसे मुसाफिरों की गाड़ी बन गई है जो कि अब क्या करेगी, ट्रैवल करेगी किस पर, माइक्रोट्यूब्यूल्स पर, ताकि वो चेक कर सकें जाके, ये यानी पुलिस वालों की गाड़ी है ये वाली पैसेंजर जो है, पैसेंजर कम्प्लेक्स जो है, ये पुलिस वालों की गाड़ी है जो कि जाके चेक करेगी क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रॉपर क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ी हैं, क्या वो कोई कोई मतलब कहीं सिंटैलिक एरर तो नहीं है, या फिर मीरोटैलिक एरर तो नहीं है, या फिर मोनोटैलिक एरर तो नहीं है, ये सारे एरर्स चेक करेगी वो जाके। तो ये जो CPC है, रेगुलेट माइटोटिक इवेंट्स, तो ये माइटोटिक इवेंट्स को रेगुलेट करता है कहाँ से कहाँ तक, यानी प्रोफेज से लेकर साइटोकाइनेसिस तक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, देखें ज़रा, यानी कि पूरे का पूरा सेल साइकिल, पूरी की पूरी माइटोसिस ही ये कंट्रोल करता है। तो इसका मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ, मुझसे ये भी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था कि जब साइक्लिन मौजूद है तो P53 को फिर क्यों रखा गया है।
या बाकी सिस्टम क्यों रखे हैं, बस साइक्लोन काम तो कर ही रही है। तो मैं इसका आपको जवाब देता जाऊँ क्यों, तो इसका जवाब ये है कि हो सकता है कोई म्यूटेशन की वजह से साइक्लोन का जो जीन है वो ख़राब हो जाए, तो फिर बाकी तो प्रॉपर वर्क करेंगे ना। अगर एक में ख़राबी आ जाए तो बाकी तो काम करेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है ताकि अगर एक चीज़ भी ख़राब हो जाए तो उसके अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए, तो ये उसके अल्टरनेटिव फिर वर्क करेंगे। ठीक है जी, इसका यही आंसर है। इसके बाद ये इसका हेल्थ साइकिल और चेक पॉइंट है। अब आपको चेक पॉइंट समझ आ चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो डीएनए सेंसिस चेक पॉइंट है यहाँ पर क्या है। अब मैंने आपको ये जो ग्रोथ चेक पॉइंट की भी एग्जांपल्स दे दिए हैं, इसकी मैंने एग्जांपल नहीं दिया आपको। सेंसिस, ये जो डीएनए सेंसिस चेक पॉइंट की, तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आप लोगों ने अब मुझे ढूंढ के देनी ग्रुप के अंदर, या फिर कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि डीएनए सेंसिस के चेक पॉइंट में कौन से पुलिस वाले काम करते हैं जी। ठीक है जी। माइटोसिस चेक पॉइंट में मैंने अभी आपको बताया, वो जो क्रोमोसोमल पैसेंजर सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोमल पैसेंजर सिस्टम है, फिर हमने वो ये जो पीछे हमने प्रोटीन्स पढ़ी हैं, सैक प्रोटीन, सीपीसी प्रोटीन, ये सारी की सारी माइटोसिस चेक पॉइंट में ही आती हैं। G1 चेक पॉइंट में भी हमने पढ़ लिया है, वो जो P53 है। ठीक है, फिर बाद में P20 जो है वो वाला। ठीक है, ये जो P21 है, ये दोनों वर्क करते हैं। नेक्स्ट ये देख लें ज़रा, ये फिर से चेक पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। G2 चेक पॉइंट, ये देखें G2 एंड होने वाली है यहाँ पर G2 एंड होने वाली है, तो बिल्कुल एंड पे जाके ये चेक पॉइंट आता है। फिर ये माइटोटिक चेक पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर G1 चेक पॉइंट है, और यहाँ पे एस फेज में भी चेक पॉइंट होता है। ठीक है जी। अगर ये चेक पॉइंट्स प्रॉपर वर्क ना करें तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सेल अनकंट्रोल हो जाएगा, वो ट्यूमर बन जाएंगे। तो ये कैंसर पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो देखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।